भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 311 को आसान हिंदी में समझते हैं। ये धारा मृत्यु या गंभीर चोट कारित करने के प्रयास के साथ लूट या डकैती, रॉबरी और डैकोइटी विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवस हर्ट से संबंधित है। धारा 311 मृत्यु या घोर उपहति गंभीर चोट कारित करने के प्रयास के साथ लूट या डकैती। ये धारा लूट या डकैती के उन मामलों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करती है जहां अपराधी घातक हथियार का उपयोग करता है, गंभीर चोट पहुंचाता है या मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करता है। यह ऐसे अपराधों की गंभीरता को बढ़ाती है। कौन व्यक्ति दोषी होगा? यदि 1. लूट, रॉबरी या डकैती डकैती करते समय। 2. अपराधी निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है। ओ किसी घातक हथियार डेडली वेपन का उपयोग करता है, जैसे बंदूक, तलवार, चाकू, लाठी आदि, जिससे जानलेवा चोट लग सकती है। ओ या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट ग्रीवस हर्ट पहुंचाता है, जैसा कि भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित है, जैसे हड्डी तोड़ना, अंग का स्थायी विच्छेद, गंभीर जलना आदि। ओ या किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करने का प्रयास करता है, अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ। ओ या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट कारित करने का प्रयास करता है, अटेम्प्ट्स टू कॉज ग्रीवस हर्ट। सजा: ऐसे अपराधी को दी जाने वाली कारावास की अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी, शैल नॉट बी लेस देन 7 years। वो इसका मतलब है कि न्यूनतम सजा 7 साल होगी और यह 10 साल लूट के लिए या आजीवन कारावास डकैती के लिए तक बढ़ सकती है, जैसा कि धारा 309 और 310 में निर्धारित है। इस धारा का प्रभाव यह है कि उन धाराओं में दी गई सामान्य सजाओं का निचला स्तर बढ़ा दिया जाता है जब घातक हथियार का उपयोग या गंभीर हिंसा का प्रयास शामिल हो। आसान भाषा में सारांश: धारा 311 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति लूट या डकैती करते समय घातक हथियार का इस्तेमाल करता है, किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है या किसी को मारने या गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ऐसे मामले में उसे कम से कम 7 साल की जेल होगी। यह सजा धारा 309 लूट और 310 डकैती में बताई गई सजाओं के न्यूनतम स्तर को बढ़ा देती है, जिससे ऐसे हिंसक अपराधों के लिए और भी कठोर दंड सुनिश्चित होता है। ये धारा समाज में गंभीर अपराधों पर नियंत्रण के लिए हिंसा के प्रयोग को और अधिक गंभीरता से देखती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 312 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा मृत्युकारी आयुध, घातक हथियार से सज्जित होने पर लूट या डकैती करने का प्रयास, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डेकॉइटी व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन से संबंधित है। धारा 312 मृत्युकारी आयुध से सज्जित होने पर लूट या डकैती करने का प्रयास। यह धारा लूट या डकैती के प्रयास के उन मामलों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करती है जहां अपराधी के पास घातक हथियार होता है, भले ही उसने उसका इस्तेमाल न किया हो या किसी को चोट न पहुंचाई हो। कौन व्यक्ति दोषी होगा? यदि 1. लूट, रॉबरी या डकैती डकॉइटी करने का प्रयास अटेम्प्टिंग टू कमिट करते समय। 2. अपराधी किसी घातक हथियार डेडली वेपन से सज्जित आर्म्ड विद हो, यानी उसके पास घातक हथियार मौजूद हो। वो घातक हथियार से तात्पर्य ऐसे हथियार से है जिससे मृत्यु या गंभीर चोट लगने की संभावना हो, जैसे बंदूक, चाकू, तलवार, रॉड आदि। ओ उदाहरण: कोई व्यक्ति किसी दुकान में लूटने के इरादे से घुसता है और उसके पास एक भरी हुई पिस्तौल होती है, लेकिन वह पिस्तौल चलाता नहीं है और न ही किसी को चोट पहुंचाता है। डकैती करने के लिए 5 या अधिक लोग इकट्ठा होते हैं और उनमें से हर किसी के पास धारदार हथियार या लाठियां होती हैं, भले ही उन्होंने उनका उपयोग न किया हो। सजा: ऐसे अपराधी को दी जाने वाली कारावास की अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी, शैल नॉट बी लेस देन 7 years। ओ इसका मतलब है कि न्यूनतम सजा 7 साल होगी। यह उस सजा के अतिरिक्त या उसके स्थान पर होगी जो धारा 309 5 लूट का प्रयास 7 साल तक कठोर कारावास प्लस जुर्माना, या धारा 310 4 डकैती की तैयारी 10 साल तक कठोर कारावास प्लस जुर्माना, या धारा 310 5 डकैती के लिए इकट्ठा होना
7 साल तक कठोर कारावास प्लस जुर्माना के तहत हो सकती है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि घातक हथियार से लैस होकर ऐसे अपराधों का प्रयास करने पर न्यूनतम 7 साल की कड़ी सजा मिले। हिस्टेरी हेट केट्सटीएस आसान भाषा में सारांश। धारा 312 उन लोगों पर लागू होती है जो लूट या डकैती करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनके पास घातक हथियार होता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने हथियार का इस्तेमाल किया या नहीं, या किसी को चोट पहुंचाई या नहीं। सिर्फ हथियारबंद होना ही इस अपराध को ज्यादा गंभीर बना देता है। ऐसे अपराधी को कम से कम 7 साल की जेल होगी। यह धारा समाज में हिंसक अपराधों की रोकथाम के लिए हथियारों के इस्तेमाल या पोजेशन को एक गंभीर अपराध मानती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 313 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा लुटेरों आदि के गिरोह से संबंधित होने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ रॉबर्स एटसेट्रा से संबंधित है। धारा 313 लुटेरों आदि के गिरोह से संबंधित होने के लिए दंड। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो ऐसे किसी गिरोह, गैंग से संबंधित होते हैं जिनका मकसद आदतन चोरी या लूट करना होता है, लेकिन वे डकैतों का गिरोह नहीं होते, यानी उसमें 5 या उससे ज्यादा लोग नहीं होते जैसा कि डकैती की परिभाषा में है। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी। वेट व्यक्तियों के ऐसे किसी गिरोह, एनी गैंग ऑफ पर्सन्स से संबंधित हो। 2 जो आदतन हैबिचुअली चोरी, थेफ्ट या लूट, रॉबरी करने के उद्देश्य से एक साथ जुड़े हुए, एसोसिएटेड हों। 3 और वह गिरोह डकैतों का गिरोह न हो, एंड नॉट बीइंग अ गैंग ऑफ डकॉइट्स। वो आसान भाषा में, यह धारा उन आपराधिक गिरोहों पर लागू होती है जो नियमित रूप से चोरी या लूट करते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं होती कि वे डकैती, कम से कम 5 लोग, के दायरे में आए। ओ उदाहरण 2 या 3 लोगों का एक समूह जो शहरों में घूम घूम कर घरों में चोरी करता है। बाइक पर सवार 2 युवक जो आदतन लोगों से पर्स या चेन झपटते हैं, जो लूट का एक रूप है। एक छोटा समूह जो ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी करता है। सजा ऐसे व्यक्ति को कठोर कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और वह जुर्माना का भी भागी होगा। यहाँ शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन का अर्थ है कि जुर्माना देना अनिवार्य होगा। आसान भाषा में सारांश। धारा 313 उन लोगों को सजा देती है जो चोरी या लूट करने वाले छोटे आदतन अपराधी गिरोहों का हिस्सा होते हैं, यानी डकैतों के गिरोह नहीं। इस धारा का उद्देश्य ऐसे संगठित छोटे अपराध समूहों को नियंत्रित करना है। ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 7 साल का कठोर कारावास और जुर्माना दोनों दिए जाएंगे। यह धारा अपराध की आदतन प्रकृति और संगठित तत्व को गंभीर मानती है, भले ही समूह डकैती के पैमाने पर न हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 314, जो बेईमानी से संपत्ति का दुर्विनियोजन, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित है, को आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 314 बेईमानी से संपत्ति का दुर्विनियोजन। यह धारा उन मामलों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति शुरुआत में बिना बेईमानी के किसी चल संपत्ति को प्राप्त करता है, लेकिन बाद में उसे बेईमानी से अपने उपयोग में ले आता है। यह चोरी से इस मायने में अलग है कि चोरी में संपत्ति शुरू से ही मालिक की सहमति के बिना ली जाती है, जबकि दुर्विनियोजन में संपत्ति वैध रूप से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन बाद में इरादा बदल जाता है। परिभाषा: जो कोई भी बेईमानी से, डिसऑनेस्टली, किसी चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी का दुर्विनियोजन, मिसअप्रोप्रिएट्स करता है या उसे अपने उपयोग में परिवर्तित, कॉन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज करता है, उसे दंडित किया जाएगा। इसे आसान भाषा में समझें। यदि आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जो आपकी नहीं है, या आप किसी और की चीज को वैध तरीके से रखते हैं, जैसे दोस्त की किताब, लेकिन बाद में आप बेईमान नियत से उसे अपना बना लेते हैं या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यह बेईमानी से संपत्ति का दुर्विनियोजन है। उदाहरण, इलस्ट्रेशंस। बालक गलती से ली गई संपत्ति
ए जैद की कोई संपत्ति लेता है, उस समय उसे लगता है कि वह उसकी अपनी है। ए चोरी का दोषी नहीं है, लेकिन अगर ए को अपनी गलती का पता चलने के बाद वह बेईमानी से उस संपत्ति को अपने उपयोग में ले लेता है, तो वह इस धारा के तहत अपराध का दोषी है। खा दोस्त की किताब बाद में बेचना। ए जैद के साथ दोस्ती के कारण जैद की अनुपस्थिति में उसकी लाइब्रेरी में जाता है और जैद की स्पष्ट सहमति के बिना एक किताब ले लेता है। यदि ए को लगा था कि उसे जैद की किताब पढ़ने के लिए लेने की निहित सहमति थी, तो उसने चोरी नहीं की है। लेकिन अगर ए बाद में उस किताब को अपने फायदे के लिए बेच देता है, तो वह इस धारा के तहत अपराध का दोषी है। गे संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति बेचना। ए और बी एक घोड़े के संयुक्त मालिक हैं। ए घोड़े को बी के कब्जे से ले लेता है, जिसका इरादा उसे इस्तेमाल करना है। यहां चूंकि ए को घोड़े का उपयोग करने का अधिकार है, वह बेईमानी से उसका दुर्विनियोजन नहीं करता। लेकिन अगर ए घोड़े को बेच देता है और पूरी राशि को अपने उपयोग में ले लेता है, तो वह इस धारा के तहत अपराध का दोषी है। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशंस। 1. अस्थायी दुर्विनियोजन भी दुर्विनियोजन है। यदि आप बेईमानी से किसी चीज का थोड़े समय के लिए भी दुर्विनियोजन करते हैं, तो भी यह इस धारा के तहत अपराध है। ओ उदाहरण, ए को जियट का एक सरकारी वचन पत्र प्रॉमिसरी नोट मिलता है, जिस पर खाली पृष्ठांकन ब्लैंक एंडोर्समेंट है। ए जानता है कि नोट जियट का है, फिर भी वह उसे एक बैंक में आर्ण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रख देता है, भविष्य में इसे जियट को वापस करने का इरादा रखते हुए भी। ए ने इस धारा के तहत अपराध किया है, भले ही उसका इरादा बाद में लौटाने का हो, पर गिरवी रखना बेईमान नीयत से अपने उपयोग में बदलना है। डू पाई गई संपत्ति के मामले। ओ एक व्यक्ति जिसे कोई संपत्ति मिलती है जो किसी के कब्जे में नहीं है और वह उसे मालिक के लिए सुरक्षित रखने या वापस करने के उद्देश्य से लेता है, तो वह बेईमानी से नहीं लेता या दुर्विनियोजन नहीं करता और दोषी नहीं है। ओ लेकिन वह ऊपर परिभाषित अपराध का दोषी होगा यदि वह उस संपत्ति को अपने उपयोग में ले लेता है जब वह मालिक को जानता है या उसके पास मालिक का पता लगाने का साधन है, या मालिक को खोजने और सूचित करने के लिए उचित साधनों का उपयोग करने से पहले और मालिक को दावा करने में सक्षम बनाने के लिए उचित समय तक संपत्ति को रखने से पहले ही उसे अपने उपयोग में ले लेता है। वो क्या उचित साधन है या क्या उचित समय है? ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है, यानी हर मामले में अलग हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि खोजने वाले को पता हो कि संपत्ति का मालिक कौन है या कोई विशेष व्यक्ति इसका मालिक है। यह पर्याप्त है यदि संपत्ति को अपने उपयोग में लेते समय वह उसे अपनी संपत्ति नहीं मानता है या सद्भाव में यह नहीं मानता कि वास्तविक मालिक को नहीं खोजा जा सकता। पाई गई संपत्ति के उदाहरण। ओ के सड़क पर रुपया मिला। ए को मुख्य सड़क पर 1 रुपया मिलता है, यह नहीं जानता कि वह किसका है। ए रुपया उठा लेता है। यहाँ ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध नहीं किया है। सिर्फ उठाना अपराध नहीं है जब तक बेईमानी का इरादा न हो। ओ ख बैंक नोट वाला पत्र मिला। ए को सड़क पर एक पत्र मिलता है जिसमें एक बैंक नोट है। पत्र के पते और सामग्री से उसे पता चलता है कि नोट किसका है। वह नोट को अपने उपयोग में ले लेता है। वह इस धारा के तहत अपराध का दोषी है। ओ गे धारक को देय चेक मिला। ए को धारक को देय एक चेक मिलता है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि चेक किसने खोया है, लेकिन चेक लिखने वाले व्यक्ति का नाम उस पर है। ए जानता है कि यह व्यक्ति उसे उस व्यक्ति तक पहुंचा सकता है जिसके पक्ष में चेक लिखा गया था। ए मालिक का पता लगाने का प्रयास किए बिना चेक को अपने उपयोग में ले लेता है। वह इस धारा के तहत अपराध का दोषी है। ओ घ गिरा हुआ पर्स लेना। ए देखता है कि जैद का पैसों से भरा पर्स गिर गया है। ए पर्स को जैद को लौटाने के इरादे से उठाता है, लेकिन बाद में उसे अपने उपयोग में ले लेता है। ए ने इस धारा के तहत अपराध किया है। ओ अन बाद में मालिक का पता चलना। ए को एक पैसों से भरा पर्स मिलता है, यह नहीं जानता कि वह किसका है। बाद में उसे पता चलता है कि वह जेड का है और उसे अपने उपयोग में ले लेता है। ए इस धारा के तहत अपराध का दोषी है। ओ चा
अंगूठी तुरंत बेच देना। ए को एक मूल्यवान अंगूठी मिलती है, यह नहीं जानता कि वह किसकी है। ए मालिक का पता लगाने का प्रयास किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। ए इस धारा के तहत अपराध का दोषी है। साडी की दंड, पनिशमेंट। जो कोई भी बेईमानी से संपत्ति का दुर्विनियोजन करता है, उसे कम से कम 6 महीने लेकिन 2 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकती है। और जुर्माना। आसान भाषा में सारांश, धारा 314 बेईमानी से संपत्ति का दुर्विनियोजन करने पर सजा का प्रावधान करती है। यह तब होता है जब आपको कोई चीज मिलती है या आप किसी की चीज वैध रूप से रखते हैं, लेकिन बाद में बेईमान नियत से उसे अपना बना लेते हैं या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये धारा इस बात पर जोर देती है कि मालिक का पता लगाने के लिए उचित प्रयास करना और उचित समय तक इंतजार करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते और संपत्ति को अपने उपयोग में ले लेते हैं, तो यह अपराध है। इस अपराध के लिए कम से कम 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यह धारा लोगों को पाई गई या वैध रूप से प्राप्त की गई संपत्ति के प्रति ईमानदारी बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है।